हेलो बच्चा लोग को हम कर रहे हैं एमसीक्यू का ये रिवीजन जिसके अंदर गाला असाइनमेंट के एमसीक्यू के अंदर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के हमने एमसीक्यू ऑलरेडी देख लिया है। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू चैप्टर नंबर 3 के। एमसीक्यू के वैसे तो आंसर दिए हुए हैं लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट है आपको कंसेप्चुअली उसको क्लियर करवाऊं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर, चैप्टर नंबर 3। तो आप सब फटाफट निकाल लीजिए चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बेटा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि भाई प्राइस के चेंज होने से क्या होता है, डिमांड में चेंज होता है। प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। और प्राइस अगर क्या होगी? कम होगी तो डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। ये इनवर्स रिलेशन होता है। बेटा यहां पे लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? वो बोलता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या फर्क होता है। इसका मतलब ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इसका मतलब जो अदर फैक्टर होते हैं वो क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, वो वेरी नहीं होने चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या लिखा हुआ? इनकम ऑफ अ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। तो ये तो सही है। हाँ जी। मार्केट इज अ परफेक्ट कंपटीशन, इसको हम एक मिनट के लिए पेंडिंग रखते हैं। फ्यूचर प्राइस कैन बी एक्सपेक्टेड, मतलब कि फ्यूचर को प्राइस को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बेटा फ्यूचर की प्राइस को अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में प्राइस कितनी वाली है, कितनी होने वाली है, तो अगर क्या होगा, अगर फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी प्राइस के बेस पे नहीं, हम जो डिसीजन लेंगे किसके बेस पे लेंगे? फ्यूचर प्राइस पे लेंगे। जबकि लॉ ऑफ डिमांड किसके बारे में बताता है? ओनली करंट प्राइस को बारे में बताता है कि करंट प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज होता है। अगर फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट हो जाएगी तो हम क्या लेंगे? डिसीजन हमारे फ्यूचर प्राइस के बेस पे लेंगे, नहीं कि करंट प्राइस के। इसलिए ये आंसर भी गलत है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा गलत है फ्यूचर प्राइस का। द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। तो जहां पे रिमेन कांस्टेंट, रिमेन फिक्स, अनऑल्टर्ड ऐसा है तो वो तो सही है। तो कौन सा पूछा? विच इज नॉट द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो जो तो ये फ्यूचर प्राइस। अच्छा बेटा यहां पे अगर आप देखोगे ना आपके बुक्स के अंदर कहीं पे भी परफेक्ट कंपटीशन का नहीं लिखा हुआ है। इसने यहाँ पे ये पता नहीं कैसे ये इसका आंसर डाला हुआ है परफेक्ट कंपटीशन का। बाकी इसका आंसर आएगा फ्यूचर प्राइस कैन बी एक्सपेक्टेड। नहीं, हम लॉ ऑफ डिमांड में फ्यूचर प्राइस को भी एक्सपेक्ट नहीं करते, वो रिमेन अनसर्टेन ही रहती है। तो ये आंसर हमारा गलत है कि लॉ ऑफ डिमांड का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ गुड। बेटा लॉ ऑफ डिमांड कौन से गुड्स को एप्लीकेबल नहीं करता? ठीक है, अब देखो यहां पे अनवांटेड गुड्स, लग्जरी गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स एंड गिफ्ट गुड्स। बेटा लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस के कम होने पे क्या हो? उसकी डिमांड बढ़े, और प्राइस के बढ़ने पे उसकी डिमांड क्या हो? घटे। लेकिन गिफन गुड्स एक ऐसा प्रकार का गुड्स होता है जिसके अंदर लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जो लो क्लास मिडिल पीपल होते हैं वो उसको परचेज करते हैं। और गिफन गुड्स के अंदर दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज ये होती है कि जब गिफन गुड्स वाले गुड्स की प्राइस बढ़ती है, जब गिफन वाले गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो उन लोगों को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगी तो वो हमारे उस गुड्स को कंज्यूम करना मुश्किल हो जाएगा। जनरली क्या होता था? सर रॉबर्ट गिफन ये ऑथर थे जिन्होंने गिफन गुड्स का कंसेप्ट दिया था। सर रॉबर्ट गिफन ने क्या देखा था कि कुछ मजदूर लोग हैं जो क्या करते हैं, रोज की रोज ब्रेड और वो पाव जो होती है, हमारे यहाँ पे नहीं चलता लेकिन विदेशों में लोग जैसे हम रोटी खाते हैं वैसे ही वो क्या करते हैं, ब्रेड वगैरह कंज्यूम करते हैं, पाव कंज्यूम करते हैं। उन्होंने देखा कि वहां पे जो पाव होता है लो क्वालिटी की होती है, लेकिन क्योंकि वो जो मजदूर पीपल है वो ज्यादा प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो गिफन मतलब लो क्वालिटी गुड्स को परचेस करते हैं। और होता क्या है, अगर लो क्वालिटी गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो वो जाके उसको और खरीद के स्टॉक रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ गया तो वो क्या खाएंगे। इसका मतलब प्राइस के बढ़ने पे वो अपनी डिमांड को और बढ़ा देते हैं। जबकि लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोलता है? प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होनी चाहिए। इसका मतलब यहां पे गिफन गुड्स के अंदर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ये कारण है इसके पीछे। तो रटने की जगह कंसेप्ट को सीखो। व्हाट इज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ चेंज ड्यू टू प्राइस। प्राइस के चेंज होने पे क्या चेंज नहीं होता? ठीक है, डिमांड को प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बेटा देखो एक चीज समझो, ये ना इसका लॉजिक देखो।
ये हमारा डिमांड कर्व है। अब देखो यहां पे ये क्वांटिटी आती है, हाँ ये प्राइस आती है, हाँ जी। अब प्राइस 10 थी, क्वांटिटी सपोज 10 थी, प्राइस बढ़ के 15 हो गई, 15 हो गई, क्वांटिटी कितनी हो गई 5। बेटा क्या प्राइस में चेंज हुआ है? हाँ, लेकिन डिमांड का तो हमारा क्या है, वैसा का वैसा ही है। अगर प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब प्राइस में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो डिमांड कर्व है वो तो क्या है, कांस्टेंट ही है, ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो मेरा डिमांड कर्व फिक्स्ड है, इसलिए व्हाट इज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। बेटा चेंज प्राइस के कारण डिमांड चेंज होती है, हाँ 15 के कारण प्राइस का डिमांड कम होके 5 हो गए तो डिमांड घटी, हाँ जी घटी। अगर ये 5 हो जाती है मतलब प्राइस कम होती है तो क्या डिमांड बढ़ी, हाँ डिमांड बढ़ी। मतलब प्राइस के चेंज होने पे डिमांड में चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है। प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर, अगर क्या होता है, अगर क्या होगा, प्राइस में चेंज होगा, जब कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी लोग उसको खरीदना कम कर देंगे, तो प्रेफरेंस में भी चेंज होता है, हाँ होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो ये सब्सट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं जब डिमांड घटती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और जब डिमांड बढ़ती है तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन। तो क्या चेंज नहीं होता बेटा, ये कॉन्ट्रैक्शन चेंज होता है। देखो अगर प्राइस क्या हो गई 15 की 5 हो गई तो क्या कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, नहीं, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ के क्या हो जाएगा, एक्सपांशन। तो ये तो कॉन्ट्रैक्शन तो चेंज होता है, जब प्राइस कम होती है तो वो एक्सपांशन हो जाता है, और जब प्राइस बढ़ जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। क्या चेंज नहीं हुआ, ये डिमांड कर्व, डिमांड कर्व मतलब ये हमारा डिमांड कर्व चेंज नहीं हुआ बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट था, तो इसके अंदर आंसर आएगा डिमांड कर्व। ओके नेक्स्ट पे आ जाओ, वेयर डज डिमांड कर्व शिफ्ट इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। बेटा कंसेप्ट को समझना, ये क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन डिमांड। अब दो प्रकार के कंसेप्ट होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब देखो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, पहली चीज समझ लो, इंक्रीज एंड डिक्रीज में क्या प्राइस में चेंज होता है, क्या इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस में चेंज होता है क्या, प्राइस में चेंज नहीं होता है। तो कौन से फैक्टर में चेंज होता है, अदर देन प्राइस के जितने फैक्टर्स है, आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है जिसमें क्या होता है, उसमें चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज के अंदर प्राइस में चेंज नहीं होता। अब देखो प्राइस क्या है, ये है, डिमांड क्या है हमारी, ये है। अब यहां पे प्राइस कितना है 10, डिमांड कितना है 5। अब समझो सपोज कि हम अभी समर सीजन आ रहा है, सपोज समर सीजन के अंदर जनरली 10 रुपए की प्राइस पे हम पांच कुल्फी खाते हैं। वैसे 10 रुपए की कुल्फी आती नहीं है, एज्यूम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको 20 कर देते हैं। 20 रुपए की प्राइस पे हम कितनी कुल्फी खाते हैं, 5। लेकिन ये नॉर्मल पे, अगर अब समर वेकेशन आएगा तो हम क्या करेंगे, यही कुल्फी का क्या करेंगे, कंजम्पशन बढ़ा देंगे। मे बी 5 की जगह हम कितनी खाएंगे, महीने में 8 कुल्फी खाएंगे। तो क्या प्राइस में चेंज हुआ, नहीं, लेकिन डिमांड में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ डिमांड इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे बताओ ये पुरानी क्या थी, ये पुरानी थी, यहाँ पे ये नई क्या है, ये नई D1 है। बताओ ये राइट वर्ड शिफ्ट हुई कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुई, ये राइट वर्ड शिफ्ट हुई। तो जब राइट वर्ड शिफ्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। तो वेयर डज द डिमांड शिफ्ट इन केस ऑफ डिक्रीज, हमको तो डिक्रीज पूछा है, चलो कोई बात नहीं, डिक्रीज का बना लेते हैं। ये देखो ये हमारा डिमांड का है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सपोज हम 20 रुपए की कुल्फी है और कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, 8 कंजम्पशन। लेकिन एकदम सीवियर ठंडी आ गई, क्या हम ठंडी में भी कुल्फी खाएंगे क्या, नहीं, मे बी थोड़ी बहुत खाली तो खाली। तो यहाँ पे हम कितना कुल्फी का कंजम्पशन कर रहे हैं, सपोज महीने में 2 कुल्फी खा रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ हमारी डिमांड कम हुई कि नहीं हुई, कम हुई। पहले डिमांड कर्व कहाँ था, ये, अब डिमांड कर्व कहाँ गया, ये।
क्या डिमांड लेफ्टवर्ड तरफ शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? कौन सी तरफ शिफ्ट हुआ है? लेफ्टवर्ड तरफ शिफ्ट हुआ है। इसको क्या बोलोगे? इंक्रीज इन डिमांड की डिक्रीज इन डिमांड? डिक्रीज इन डिमांड। वेरी गुड। इस तरह से कंसेप्ट को सीखो। खाली आंसर याद कर लोगे उससे कोई मतलब नहीं है। कंसेप्चुअली सीखोगे आगे लाइफ में भी बहुत मदद करेगा। तो डिक्रीज इन डिमांड होने से क्या होता है? किस तरफ शिफ्ट होता है? लेफ्टवर्ड तरफ शिफ्ट होता है। जबकि इंक्रीज इन डिमांड से किधर तरफ शिफ्ट होता है? राइटवर्ड तरफ शिफ्ट होता है। तो यहां पे डिक्रीज की बात की है तो हमारा आंसर आएगा किधर? लेफ्टवर्ड तरफ। ओके, हाउ मेनी फैक्टर आर एसेंशियल टू डिफाइन द डिमांड? डिमांड को बताने के लिए कितने फैक्टर एसेंशियल है? 3, 5, 6, 2। कितना आएगा? जल्दी बोलो। नहीं, 5 फैक्टर आर एसेंशियल फॉर डिफाइन द डिमांड। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स है? फटाफट बोल जाओ। पहला क्या था? जल्दी बोलो। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। फिर उसके अंदर देखो विलिंगनेस होती है, आपका विलिंगनेस होनी चाहिए, उसके बाद एबिलिटी होनी चाहिए, एंड तीसरा क्या होगा? रेडीनेस होनी चाहिए। उसके अलावा प्राइस आता है एंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना करे। तो कितने फैक्टर एसेंशियल है? 5 फैक्टर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड? कौन सा फैक्टर डिमांड का डिटर्मिनेंट नहीं होता? बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि वो कौन से फैक्टर जिसके ऊपर बेस पे मेरी डिमांड डिटरमाइंड करती है। तो बताओ यहाँ पे प्राइस के चेंज होने से, विच इज नॉट, प्राइस के चेंज होने से मेरी डिमांड चेंज होगी कि नहीं होगी? यस नो? प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज होगा। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट्स हुआ। कंज्यूमर, कम कंज्यूमर तो डिमांड क्या होगी? कम। ज्यादा कंज्यूमर ज्यादा, तो क्या डिमांड चेंज हो रही है? हाँ, तो वो भी डिटर्मिनेंट्स हुआ। हाँ, इनकम कम, डिमांड इनकम कम, डिमांड कम, और इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा। क्या इनकम के चेंज होने से डिमांड में फर्क पड़ रहा है? हाँ, तो वो भी क्या होगा? मेरा डिटर्मिनेंट्स। लेकिन कंजम्पशन ऑफ गुड्स, बेटा कंजम्पशन ऑफ गुड्स से कोई मतलब नहीं होता डिमांड को। तो ये कंजम्पशन ऑफ गुड्स मेरा डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मेरा डिटर्मिनेंट्स नहीं है। इस तरह से आप चीजों को समझो तो बेटा आपके एमसीक्यू के मार्क्स एग्जाम में भी बढ़ेंगे और वो एक्चुअल लाइफ में भी आपको मदद करेगा। ठीक है, तो यहां पे हमने चैप्टर नंबर 3 के सारे एमसीक्यू कंसेप्चुअली सीखे। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी इसको जरूर से शेयर करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।